हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है ही है और इस चैप्टर से बहुत सारे की टर्म्स आपको पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। तो देखो, नाम से क्लियर है, फिस्कल पॉलिसी पैसे से रिलेटेड पॉलिसी। ठीक है, और ये पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट। और जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं और जब भी पैसे की बात होती है तो देखो, पैसे का मतलब क्या है? या तो आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या हुआ? गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल पॉलिसी कहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इन फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल करके किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक कंडीशंस किन इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रही है? हम डिमांड की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और समझोगे कि मतलब नहीं समझ आया ये डेफिनेशन। फिजिकल पॉलिसी समझ तो आ रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि पैसे का इनकमिंग मतलब कि टैक्सेशन से और पैसे का जाना मतलब कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखो, वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले डिमांड। अब देखो, डिमांड एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं, रिसेशन वाला। जब हम रिसेशन की सिचुएशन कंसीडर करते हैं तो आपको पता है रिसेशन के सिचुएशन में डिमांड जो है वो कम हो जाती है। और डिमांड कम होने का रीज़न क्या होता है? कि आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब इसका एक क्लासिकल एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, कोविड-19 वाला टाइम। तो उसमें लोगों के पास पैसा नहीं था, डिमांड कम हो गया था। अब जैसे डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। ठीक है, पुराना स्टॉक ही नहीं निकल रहा है तो नई चीज़ें कहाँ से बनेंगी? और जब नई चीज़ें नहीं बनेंगी तो लेबर के लिए डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपकी ठप पड़ जाती है तो कोई भी देश जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो रिसेशन की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिमांड को बढ़ाएगी। और डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिमांड आप कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, और फिर ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें टैक्स रेट को कम कर देगी। तो दोनों ही सिचुएशन इधर हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया फिजिकल पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन से छुटकारा पा सकती है। दूसरा एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, एम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई के बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। गवर्नमेंट या तो खुद ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके नई नई फैक्ट्री लगानी चालू कर दे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जो हैं वो या तो खुद ही जनरेट करना चालू कर दे, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं या फिर जो नई इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्टेंस में आना चाहती है, जैसे स्टार्टअप कंपनीज़ की अगर हम बात करें, तो उसको अगर गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देना चालू कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, तो अब देखो इन्फ्लेशन की सिचुएशन। अब इन्फ्लेशन का सिंपल जो एक पेनिशिया होता है, जो रामबाण होता है, वो क्या होता है? मनी सप्लाई को आपने कम कर देना है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी? मनी सप्लाई को कम करना है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? एक तो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है उसको कम कर दे, टैक्स रेट को बढ़ा दे। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में जो मनी सप्लाई है उसको आप कंट्रोल कर लेते हो। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल पॉलिसी का बेसिक्स है। अब देखो, जब भी हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका क्रेडिट किसको जाता है? जॉन मैनर्ड कीन्स को जाता है। अब इस बंदे को ये क्रेडिट क्यों जाता है? क्योंकि 1930s का जो टाइम पीरियड था, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उससे पहले तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी दुनिया में, जो फ्लरिश थी, वो क्या थी? वो थी लेजिस फेयर की। ठीक है, और लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो इकोनॉमिक फील्ड में। अब डिप्रेशन की सिचुएशन है। डिप्रेशन क्या होता है? ये रिसेशन का ही एक खतरनाक रूप होता है। और अभी हमने देखा कि रिसेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना होता है। ठीक है, लेकिन जो लेजिस फेयर की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ही वर्जित था। तो गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करती नहीं थी, और इसीलिए डिप्रेशन जो है इतने खतरनाक लेवल पे चले गया था। तो फिर कीन्स आता है। कीन्स बोलता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। लेजिस फेयर की जो पॉलिसी है ये काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। अगर किसी देश ने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और यही जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आज के टाइम में हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हो। अब जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हो, रिसेशन से बाहर निकल जाते हो।
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो अगर ये इतनी ही अच्छी चीज़ है तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं? तो प्रॉब्लम कब आती है? देखो, प्रॉब्लम किस किस सिचुएशन में आ जाती है। एक तो आपका होता है पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर में ना एक सिंपल सा, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये हो रहा है टर्म अभी आपने देखा होगा, अगर आप करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आजकल काफ़ी चर्चा में है। अब देखो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो देखो वहाँ पे टूरिज़्म कैसे प्रमोट होगा। टूरिज़्म अगर प्रमोट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो प्रमोट होगा ही, ठीक है, ये काफ़ी इंक्रीज़ होगा। अब ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कह रही है? ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है हमने, अगर ऐसा करते हो तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे सिचुएशन में जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनका बहुत नुकसान होगा। ये पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके बेहतरी के लिए गवर्नमेंट अलग से तो प्रोविज़न करेगी ना। तो अब देखो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मतलब इंडियंस मालदीव जा रहे हैं, ठीक है, सिंगापुर जा रहे हैं, ऐसे देशों में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, और हमारे खुद के पास ग्रेट निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है। क्या हम ऐसे एरियाज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं? तो अब देखो, फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके अगर गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करें, तो उससे अगर आप देखोगे तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हर एंगल से दिखेगा। ना सिर्फ जॉब जनरेट होगी, बल्कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगा लेकिन ओपोजिशन वाले क्या है, वो करने नहीं दे रहे हैं। तो यही डिफ़िकल्टीज आती है साथियों। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है, यहाँ पे पॉलिटिकल लॉबीज़ होगी, ये सब्सिडीज़ वगैरह देना चालू करते हैं। सब्सिडीज़ वाला पॉइंट अभी लास्ट के पॉइंट में हम देखते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी एक बहुत अच्छा टूल है गवर्नमेंट के पास चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ डिफ़िकल्टीज गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव साइज़। अब देखो, इंडिया की पॉपुलेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन को अफेक्ट करना फिजिकल पॉलिसी के द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर मान लो कि फिजिकल पॉलिसी अगर इनएफिशिएंट रह भी जाती है, सपोज करो, तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हो कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव साइज़ है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इसके अकॉर्डिंगली इसको इम्प्लीमेंट करना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट फैक्टर अगर हम कंसीडर करें तो एथिकल फैक्टर हो सकता है, क्योंकि देखो, इंडिया के अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें या फिर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो वी आर मिक्स्ड इकॉनमी। और मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी देखना पड़ता है और अपने वेलफेयर मेजर जो है उसको भी प्रमोट करना होता है। तो अब देखो, जब भी हम वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं, मतलब कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हो, फिर वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं देखते हो, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं सब्सिडीज़ वाला, ठीक है। सब्सिडीज़ हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन से रिलेटेड जो पैसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ये सभी चीज़ें होगी। अब जैसे सपोज़ करो कि सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन की है, ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी का हमने यूज़ करना है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना होता है। अब देखो, एथिकल फैक्टर वाला पॉइंट देखो, वेलफेयर गवर्नमेंट है। अब डिमांड क्या है? सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, मनी सप्लाई को हमने कंट्रोल करना है, मतलब कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना है। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमने सब्सिडीज़ को कम करना है, ठीक है, स्कॉलरशिप को थोड़े टाइम के लिए रोक देना है, दंगे फसाद हो जाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो क्योंकि आप वेलफेयर गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फिजिकल पॉलिसी का जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ये सब डिफ़िकल्टीज़ है, ये सब चैलेंजेस है, ठीक है। ये पॉइंट अपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फिर अब हम देखते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब अगर आप देखोगे तो ये नाम से ही क्लियर है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि आपकी पैसे से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने हमेशा ख्याल रखना है जब भी आप पैसा खर्च करोगे। अब ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ? जैसे फिजिकल डिसिप्लिन आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो आप कोशिश क्या करोगे? या तो 100 रुपये खर्च हो या उससे कम खर्च करो। लेकिन अगर आपकी इनकम 100 रुपये है लेकिन आप खर्चा कर रहे हो 200 रुपये, अब आप सोचोगे 200 रुपये कैसे खर्चा कर दिया, इनकम तो 100 रुपये है। तो 100 रुपये आप कहीं से बोरो कर सकते हो ना, किसी से ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो कि फिजिकल डिसीजन नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट अगर हमेशा ही ऐसा करना चालू कर दे तो लॉन्ग टर्म में उस देश पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक एंगल से अगर हम देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में 2003 में हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया हमने। अब इस एक्ट के जो प्रोविज़न आपने याद रखना है, ये डायरेक्टली पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे, ठीक है। तो इसके
जितने भी ये जो प्रोविजंस है ये हमने याद रखना है। तो देखो, फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो देखो, सबसे पहला इसमें प्रोविजन क्या है कि फिजिकल डेफिसिट जो है इसको हमने 3% तक रोकना है। फिजिकल डेफिसिट इंडिया के जीडीपी का 3% ही होना चाहिए, और ये टारगेट हमने कब तक अचीव करना है, 2021 तक। अब आप सोचो कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, अगर आप खर्चा कर रहे हो 120 रुपये, तो ये जो डिफरेंस है 20 रुपये का, जो ये एक्स्ट्रा 20 रुपये, ये आपका फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या टारगेट सेट किया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है 2021 तक ये 3% तक हम लेके आएंगे। और फिर इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है ये 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जीडीपी का। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना उधार ले सकते हो, 60 रुपये ले सकते हो। और कोशिश करेंगे कि यही जो नंबर है इसको हम 2024-25 तक हम कितना कर दे, 40% तक। ये एक एक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को ये भी इन्होंने बोला है कि कोई भी एडिशनल गारंटी देने से बचे, कोई भी एडिशनल गारंटी देने से ये लोग बचे। ठीक है, अब एडिशनल गारंटी का क्या मतलब होता है, गारंटी का इनफेक्ट क्या मतलब होता है, तो गारंटी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, किसी को लोन दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो पैसा रिसीव करने वाला है, ठीक है, जो पैसा रिसीव करने वाला पर्सन है, अब वो पैसा फ्यूचर में चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इसके लिए कोई ना कोई तो गारंटी देने वाला होना चाहिए ना। तो अगर गारंटी देने वाला पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट है सपोज़ करो, तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ये पैसा किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर ऐसे बहुत सारे गारंटी देना अगर चालू कर दे, तो ऐसा हो सकता है डिफ़ॉल्ट में केसेस में बहुत सारा पैसा इस रूप में देना पड़े। ठीक है, तो इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे गारंटी देने से बचे। फिर और क्या प्रोविज़न किया गया है कि जो ये रेवेन्यू डेफिसिट है, ये आरडी का यहाँ पे मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमने हर साल 0.5% से कम करना है रेवेन्यू डेफिसिट। अब आप सोचोगे कि ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, अगले स्लाइड में हमने देखना है, वैसे यहीं पे आपको बताता हूँ मैं। जब भी हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये वैसे तो बजट की क्लास में, जो कि हमारी अगली क्लास होगी, वहाँ पे हमने देखना ही है, पर अभी आप समझो कि जब भी हम रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं, रिसीट मतलब कि इनकमिंग मनी, तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा शॉर्ट टर्म बेसिस पे कम आ रहा है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो उसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमने हर साल 0.5% से कम करना है, और ठीक इसी तरीके से फिजिकल डेफिसिट जो है इसको हमने 0.3% से हर साल कम करना है। ये भी प्रोविजन है इस एक्ट का। फिर एक टर्म आता है एस्केप क्लॉज। तो ये जो नंबर्स आपने देखा ना पहले कि कितना हमने फिजिकल डेफिसिट को, कितना रेवेन्यू डेफिसिट को हमने कंट्रोल करना है, जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं। तो अगर मान लो कि सिचुएशन रिसेशन वाली आ जाए, ठीक है, सिचुएशन जो है वॉर वाली आ जाए, ठीक है, सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर वाली आ जाए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो ये अपने नंबर्स जो टारगेट सेट किए हैं, क्या इसको आप फॉलो कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में एस्केप क्लॉज है, हालांकि ये एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोविड-19 वाला टाइम पीरियड देखा होगा, तो वो कैसा टाइम था, रिसेशन वाला। ठीक है, तो रिसेशन के टाइम पे अभी हमने पिछले स्लाइड में कुछ नंबर्स देखे कि हमने फिजिकल डेफिसिट को कितना रखना है, ठीक है, डेट को हमने कितना रखना है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको आप बढ़ा सकते हो, फिजिकल डेफिसिट का जो नंबर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एस्केप क्लॉज है। फिर उसके बाद इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से कोई भी लोन नहीं लेगी एक्सेप्ट वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत, एक्सेप्ट वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत। तो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, इसी लेक्चर में हम लास्ट के स्लाइड्स में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि ये एक तरीका है जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं वो आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, मतलब 90 दिनों तक के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जब भी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी तो आरबीआई जो है उसको सब्सक्राइब ना करे। ठीक है, ये भी इन्होंने बोला। फिर उसके बाद जितने भी फिजिकल ऑपरेशंस हम फॉलो करते हैं, चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, तो उसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये एक एक पॉइंट जो अभी हमने देखा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है।
फिर हम देखते हैं ये FRBM टारगेट्स 2023-24 के लिए क्या है। तो हालांकि 2023-24 तो खत्म हो गया, 24-25 के लिए भी हमारे पास डेटा नहीं है। तो 2023-24 के लिए जो हमारे पास डेटा है एक बार उसको हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट के लिए क्या नंबर दिया, तो 5.9% GDP का। रेवेन्यू डेफिसिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2.9% होना चाहिए। तो ये जो एक्ट अभी आप पढ़ रहे हो इसमें 4 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये जो 2012 में अमेंडमेंट हुआ था इसमें एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया। वो चेंज क्या था कि जब भी आप बजट इंट्रोड्यूस करोगे पार्लियामेंट में तो उसके साथ इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये 3 और डॉक्यूमेंट जो है इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। देखो UPSC में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, किसी दूसरे पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FRBM अमेंडमेंट एक्ट 2012 के तहत किन किन प्रोविज़न को, किन किन डॉक्यूमेंट्स को बजट के साथ में पेश करने की बात की गई है। तो ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके नेम आपने रट लेने हैं, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जा रहा है। तो अभी जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं FRBM, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करे, अब ये अपने आप में कितना सफल रहा, ठीक है, और आगे और क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए हम एक FRBM रिव्यू कमेटी बनाते हैं, ठीक है। अब इससे भी डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 99% केसेस में पूछा जा रहा है कि FRBM रिव्यू कमेटी जो बनाई गई थी इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था, तो NK सिंह को बनाया गया था। रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट की, 2017 में। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या क्या दिया, तो रिकमेंडेशन इन्होंने सबसे पहला ये बोला कि ये जो डेट है, ठीक है, जो डेट है वो कंबाइंड सेंट्रल स्टेट के लिए कितना होना चाहिए, 60%, ठीक है। तो जैसे मान लो अच्छा ये जो 60% है ये 40% होगा सेंटर का और स्टेट का होगा 20%। तो वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर आप याद रखना। और फिजिकल डेफिसिट जो है सेंटर के लिए 2.5% इन्होंने बोला 2023 तक के लिए, और रेवेन्यू डेफिसिट इन्होंने बोला 0.8%। और फिर इन्होंने बोला कि एक फिजिकल काउंसिल बनाओ, ठीक है। तो एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि इंडिया में फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं उसको ये स्टडी करे। और एस्केप क्लॉज इन्होंने बोला कि इसमें ऐड कर दो और ये 0.5% होगा, मतलब कि जब भी अगर अनफोर्सिन इवेंट अगर कभी आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो फिजिकल डेफिसिट है उसको आप 0.5% से इंक्रीज़ कर सकते हो। और जब भी देश में कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आता है तो उसको टैकल करने के लिए जो फिजिकल मेजर्स लिए जाते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आगे हम पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए। और जब कोऑपरेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से टैकल किया जा सकेगा। अब कुछ की टर्म्स, ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जाता है पेपर में। सबसे पहले ये काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। तो देखो हमने बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर अभी पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि बूम की सिचुएशन होती है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, रिकवरी वाला सिचुएशन होता है। तो अगर किसी खास सिचुएशन को, किसी खास इकोनॉमिक एक्टिविटी को टैकल करने के लिए अगर आप पॉलिसी लेकर आते हो तो उसको क्या कहते हैं, काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। जैसे कि अगर हम सिचुएशन कंसिडर करें रिसेशन की, तो रिसेशन मैंने आपको पहले ही बताया, रिसेशन में क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। डिमांड क्यों कम होता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगी, तो इसको क्या कहेंगे, काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देंगे। अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है, कुछ की टर्म्स है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, देखो डेफिसिट क्या होता है, घाटा, और घाटे को फाइनेंस करना है आपने। जैसे मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये, खर्चा आपने कर दिया 120, तो वो 20 कहाँ से आए, तो जहाँ से भी आए उसको क्या कहेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब एक टर्म आता है ट्विन डेफिसिट। तो ये ट्विन डेफिसिट क्या है, तो देखो एक तो हो गया फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया कि इनकम जो है आपकी कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो वो जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे ये टर्म हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब भी हम ट्विन डेफिसिट की बात करते हैं तो वहाँ ट्विन मतलब दो डेफिसिट है, तो कहाँ डेफिसिट हो रहा है, एक तो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है और एक करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। फिर ऐसे ही एक टर्म आता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, तो इसके बीच में जो मिसमैच है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब कि रेवेन्यू रिसीट कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म पे पैसा कम आ रहा है, खर्चा ज़्यादा कर रहे हो। अच्छा टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, ये जो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बजट वाले चैप्टर में डिटेल में हमने करना है।
फिर उसके बाद देखो ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बार बार बता दिया, टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये ज़्यादा है टोटल रिसीट के कंपैरिजन में। और याद रखना ये जो रिसीट है इसमें बोरोविंग हम कवर नहीं करते हैं। फिर ज़्यादातर पेपर में आपने देखा होगा प्राइमरी डेफिसिट के डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है कि ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो जो रिजल्ट बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। फिर ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो जो हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, ठीक है, अगर उसमें से वो वाला पैसा हम माइनस कर दें जिससे कि कोई कैपिटल की क्रिएशन हुई थी, तो जो रिजल्ट आपके पास बचेगा वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो ये मोनेटाइज्ड फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो देखो फिजिकल डेफिसिट आपको पता है, इसको मोनेटाइज किया मतलब कि इसको पैसा दिया, तो पैसा किससे लेकर दिया, आरबीआई से लेकर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनेटाइज्ड फिजिकल डेफिसिट। अब एक टर्म आता है गोल्डन रूल इन फिजिकल पॉलिसी। तो देखो गोल्डन रूल इन फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल गोल्डन रूल इन फिजिकल पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू फाइनेंस करोगे, जब भी आप पब्लिक डेट का यूज़ करके पैसा बोरो करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में उस पैसे का जो इस्तेमाल है आपने किस लिए करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि जैसे आपकी इनकम 100 रुपये है, गवर्नमेंट की इनकम 100 है, खर्चा 100 रुपये कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम 100 है, खर्चा 120 रुपये कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपये है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक गोल्डन रूल होता है, क्योंकि देखो वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपये है आप उसको गवर्नमेंट को चलाने के लिए, मतलब डे टू डे जो एक्सपेंसेस है उसके लिए भी तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसके लिए यूज़ करोगे तो इसको गोल्डन रूल नहीं कहेंगे। गोल्डन रूल का सिंपल सा मतलब है कि आप उसको इन्वेस्ट कर दो, अगर इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर जनरेशन का इसको बेनिफिट होगा, और इसी को हम गोल्डन रूल इन फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, तो देखो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो अगर मान लो किसी देश की सिचुएशन जो है वो ख़राब है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो किसी देश में अगर जो जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस वाले क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन। फिर कुछ रीसेंट ट्रेंड हम देखते हैं इंडिया में, जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें अभी रीसेंट कौन कौन से ट्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो हमने ये टर्म हमने देखा था एफआरबीएम के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, इंटरिम वेज एंड मींस एडवांसेस। तो ये वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी में भी देखेंगे और एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये 4-5 पॉइंट्स है, बस इतना याद रखना, इससे और एक्स्ट्रा कुछ पूछने का चांस नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है, तो एडवांसेस मतलब कि पैसा देना एडवांस में, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत कौन किसको पैसा दे रहा है, ठीक है, तो पैसा दे रही है आरबीआई, ठीक है, पैसा दे रही है आरबीआई, किसको पैसा दे रही है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ये कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ था, 1997 में। फिर इसके तहत जो पैसा दिया जाता है सेंटर या स्टेट को, तो 90 दिन के अंदर अंदर इसको वापस करना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेपो रेट के जितना होगा। अगर 90 दिन के अंदर नहीं लौटाया तो 2% एक्स्ट्रा पेनल्टी आप पे लगेगी। फिर कुछ रिसेंट रिफॉर्म अगर आप देखोगे पब्लिक फाइनेंस के फील्ड में, तो वो है जीएसटी कॉम्पनसेशन। तो आपको पता है कि जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे स्टेट्स का लॉस हुआ, ठीक है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस फिजिकल पॉलिसी में लास्ट एक अभी हम टॉपिक देखेंगे 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन क्या था, देखो सबसे पहले पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसको कब बनाया गया था, 2017 में, ठीक है। और 15th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था, एनके सिंह था। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी ये कब तक के लिए वैलिड होगी, तो देखो इसके लिए ना 2 टाइम पीरियड था। एक तो 2020-21 के लिए था, एक एनुअल प्लान इन्होंने बता दिया, क्योंकि वो कोविड-19 वाला टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद 2021 से लेकर 26 तक। तो बहुत सारे पेपर मैंने अभी तक देखे हैं जहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा है कि 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है ये कब तक है, तो 2025-26 तक है, ये याद रखना आपने। तो अब इन्होंने रिकमेंडेशन में क्या क्या बताया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये जो 41% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, शेयर करने वाला जो पैसा है, शेयरेबल जो पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उसका 41% जो है स्टेट्स के साथ में शेयर करना पड़ेगा। तो ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब कमेंट सेक्शन में ज़रा मेरे को बताना कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था जिसका टाइम पीरियड 2015 से लेकर 2020 के लिए था, उसमें फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि सेंटर के पास जो शेयरेबल पैसा है उसका 42% शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये 42% से 41% क्यों हो गया, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। अब देखो क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है, इस टेबल से आता है कि 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन जो है, ये जो 41% है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्राइटेरिया देखो, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे सिर्फ 14th और 15th के बीच में,
तो 14th का जो टाइम पीरियड था 2015 से लेकर 2020 के लिए था, और अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन था इसका टाइम पीरियड 2026 तक है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया। तो इनकम क्राइटेरिया क्या है, जिस स्टेट की इनकम कम है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये वेटेज अगर आप देखोगे तो 14th फाइनेंस कमीशन में इसकी वेटेज थी 50% और 45% है अभी 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली। मतलब कि ये जो 41% का जो ये अमाउंट है इसका 50% जो है, ठीक है, 14th के अकॉर्डिंग, और 45% जो है ये 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली ये किस तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इनकम के बेसिस पे। फिर उसके बाद है एरिया के बेसिस पे। एरिया के बेसिस का क्या मतलब है, जिस स्टेट का एरिया ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो नंबर था ये कितना था, 15% था 14 में, और 15% ही 15th के अकॉर्डिंगली है। फिर पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन को हम कवर करते थे, 1971 वाला और 2011 वाला। ठीक है, और इसका अलग अलग ये वेटेज आपको दिख सकता है। लेकिन अगर हम अभी 15th फाइनेंस कमीशन वाला अगर आप देखोगे तो 1971 का जो पॉपुलेशन है उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ किसको ले रहे हैं, 2011 को। अब आप सोचोगे कि ये मतलब ऐसा मेजर चेंज क्यों किया, ये चेंज इसलिए किया क्योंकि देखो जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो 1970 का जो टाइम पीरियड था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी साउथ वाले स्टेट थे इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। क्योंकि इंडिया देखो अभी आज के टाइम में पूरी दुनिया में अब लीड कर रहा है पॉपुलेशन के मामले में। जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतना ही रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो साउथ के स्टेट्स ने तो डिसाइड कर लिया कि पॉपुलेशन जो है इसको कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट जो है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। अब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई, पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉपुलेशन के बेसिस पे 15th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली या फिर इससे पहले जितने भी फाइनेंस कमीशन बनाई गई इन सबको बहुत सारा पैसा मिल रहा था। तो साउथ वाले जितने भी स्टेट थे इन्होंने फिर अपोज किया कि भाई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इसकी जगह आप लोग हमें पनिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, और इसी प्रोटेस्ट के चलते फिर यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन में आप देखोगे कि एक तो 1971 वाला जो पॉपुलेशन था इसको यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, 2011 वाला यूज़ करे, उसके लिए वेटेज 15 दिया, और एक नया कैटेगरी इन्होंने लॉन्च कर दिया, और वो क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया है, ठीक है, उसको अलग से 12.5% जो है पैसा एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन में मिसिंग था। फिर ऐसे ही 14th में अगर आप देखोगे तो 7.5% जो था वो किसको जाने वाला था, वो फॉरेस्ट के तहत जाना था। तो फॉरेस्ट शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया अकेला 15th फाइनेंस कमीशन में, इसके लिए एक नया टर्म यूज़ किया गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और इसके लिए 10% पैसा एलोकेट किया गया। और ठीक इसी तरीके से टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट जो है ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके तहत 2.5% जो है पैसा एलोकेट किया जाएगा। अब देखो फॉरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो ऐसे स्टेट जो फॉरेस्ट के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। टैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए जो स्टेट ज़्यादा काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके जो क्राइटेरिया है इसको रट लेने हैं आपने। ठीक है, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन कि 14 और 15 के बीच में कंपैरिजन करके भी पूछ सकते हैं कि 14 में क्या था 15 में नहीं था, जो 15 में है 14 में नहीं है, और ये जो इनका रिस्पेक्टिव वेटेज दिया है ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ने ये बहुत सारे ग्रांट्स की बात की। हालांकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लेना। ठीक है, अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है, लोकल बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पैसा जो है वो एलोकेट करने की बात की इन टर्म्स ऑफ ग्रांट। तो ये 2.91 लाख करोड़ है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। और फिर फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4% होना चाहिए। ठीक है, इसको हम 4% तक लेके आएंगे बाय 2025-26। ठीक है, तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फिजिकल डेफिसिट के कॉन्टेक्स्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला। फिर ये स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला कि स्टेट्स जो है हेल्थ पे इनको कम से कम 8% पैसा जो है ये खर्च करना चाहिए बजट का बाय 2022। फिर इन्होंने एक फ़ंड बनाने की बात बोली। इन्होंने बोला कि नॉन लैप्सेबल फ़ंड जो है वो क्रिएट होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो आपका डिफेंस सेक्टर है उसको हम प्रमोट करें। ये भी 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला। नॉन लैप्सेबल का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मान लो कि 100 रुपये एलोकेट किया गया था, ठीक है, 1 साल के लिए, आपने 100 रुपये खर्च नहीं किया तो वो लैप्स नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। वो जब नया बजट एलोकेट किया जाएगा तो पिछला जो 100 रुपये वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको नॉन लैप्सेबल कहते हैं। और फिर ये लास्ट इन्फॉर्मेशन, इससे अपकमिंग पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि हाल फिलहाल में 16th फाइनेंस कमीशन भी गठन किया जा चुका है, और इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो चेयरमैन साथियों बनाया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। तो इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप ये लेक्चर आपने इन्जॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।